हेलो स्टूडेंट, आज अपन जो है ग्रामर का 6 नंबर का जो पार्ट है अपठित गद्यांश और 6 नंबर का ग्रामर का पार्ट है दूसरा अपठित पद्यांश, जिसके अंदर 6 क्वेश्चन आते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन आते थे आपके शॉर्ट टाइप से, बिल्कुल जो एमसीक्यू टाइप, लेकिन अब इनका फॉर्मेट बदल करके जो शॉर्ट टाइप में सीधा क्वेश्चन पूछना और डायरेक्टली उसका आंसर देना, एमसीक्यू टाइप खत्म कर दिया है और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर देना पड़ता है। दोनों पार्ट अलग है, 6 नंबर का ही गद्यांश पार्ट माना जाता है, 6 नंबर का ही पद्यांश पार्ट माना जाता है। तो दोनों का सॉल्यूशन अपन अलग अलग करेंगे। यदि बोर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि 12 नंबर का चैप्टर 2 जो भाग है वो हो जाता है। अन्यथा यदि आप 12 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो 12 क्वेश्चनों का जो भाग हो जाता है वो आपके 12 क्वेश्चन रीड करने पड़ते हैं, 12 अलग अलग चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। तो इसका एक ही रूल है अपठित गद्यांश और पद्यांश। पहले तो अपन समझते हैं कि अपठित का मतलब क्या है, यह चीज आपको जाननी पड़ेगी। अब आप देखिए, जिसको अंग्रेजी में अनसीन बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश के अंदर भी आप लोग जानते हैं कि सीन पैसेज और अनसीन पैसेज। अपठित गद्यांश सीन पैसेज और अनसीन पैसेज का आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को इस तरह समझना पड़ेगा आपको। देखो, इंग्लिश में भी एक तो होता है सीन पैसेज, आप देखते हो सीन पैसेज का मतलब होता है पठित गद्यांश या पद्यांश, और दूसरा आपके हो गया अनसीन पैसेज। तो आप देखिए, इसके गद्यांश और पद्यांश दोनों के अंदर अंतर है। कैसे कि गद्यांश के अंदर तो जो जिस तरह कहानी लिखते हो उस तरह की पंक्तियां आएगी और पद्यांश के अंदर काव्य भाग आएगा, आप जानते हो। ऐसे ही अपने एक चैप्टर है सप्रसंग व्याख्या, जो एक पद्य भाग की सप्रसंग व्याख्या और एक गद्य भाग की सप्रसंग व्याख्या। ठीक उसी तरह आपके गद्यांश और पद्यांश दोनों पार्ट आते हैं, इसको आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो ये तो वैसे बेसिक नॉलेज के लिए आपको ज्ञात रहे कि चैप्टर क्या है, उसके लिए है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है जो गद्यांश और पद्यांश में से आने का, उसके लिए सबसे बड़ा आपको मूल बिंदु होता है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े, उसके बाद उसके एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और फिर उत्तर देने का प्रयास करें। क्योंकि डायरेक्टली यदि प्रश्न पढ़ करके आप उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं तो फिर स्वाभाविक रूप से उनका उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पाते हो। इसलिए उस क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ भी होता है क्लियरली कि जैसे ये गद्यांश आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, तो इससे ऊपर क्वेश्चन में लिखा होगा कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्योंकि कक्षा 12 का स्टैंडर्ड है, ये आप कक्षा 6 से इसका अध्ययन करते आ रहे हैं। तो जिन बच्चों ने ईमानदारी पूर्वक इनको सोल्व किया है तो वे बच्चे यहां पर भी आराम से इसका हल निकाल सकते हैं, कठिन नहीं होता। लेकिन जो स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड यानी कि 6 स्टैंडर्ड में आपने किया है तो उसका आंसर इजी होता है, फिर 7 स्टैंडर्ड में आने पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे करते करते 12th स्टैंडर्ड तक आते आते थोड़ा लेंथी भी हो जाता है, गद्यांश बड़ा भी हो जाता है और उनके क्वेश्चन आंसर का स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन यदि 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए तो उन प्रश्नों का उत्तर इस गद्यांश के अंदर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपको मिलता है। मतलब आपको 2 भाग इसके अंदर मान के चल रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका डायरेक्टली लाइन टू लाइन आंसर मिल जाएगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका आंसर आपको इस गद्यांश के आधार पर देना होता है। इसके अंदर डायरेक्टली नहीं मिलेगा आपको, प्रत्यक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली उत्तर इसी के अंदर है। जैसे आप देखिए, उदाहरण के रूप में आपको मैं समझाता हूं। जैसे आप आरओ पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, उसके अंदर 2 तरह के गद्य भाग में पद्य भाग में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक पाठ के साथ और एक पाठ के आसपास। उस तरह समझिए आप, पाठ के साथ का मतलब उसका आंसर डायरेक्टली आपको पाठ के अंदर मिलेगा और पाठ के आसपास यानी कि उसका उत्तर डायरेक्टली भले ही नहीं मिले लेकिन उसका उत्तर उस पाठ के आधार पर ही दिया जाता है। जैसे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि आप इससे कहां तक सहमत है, इसके पक्ष में अथवा विपक्ष में। तो एक तरह से उत्तर तो उसके अंदर ही है लेकिन डायरेक्टली लाइन टू लाइन उसका आंसर नहीं मिलता है। तो इस गद्यांश का भी रूल होता है, पद्यांश का भी रूल होता है
कि आप इनका आंसर देते हैं तो दोनों तरह के प्रश्नों का आपको उत्तर देना होता है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली उत्तर वे होते हैं जिन प्रश्नों का उत्तर क्लियरली, जैसे महात्मा गांधी के बारे में गद्यांश दे दिया है, तो एक क्वेश्चन पूछा महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां हुआ, उसका उत्तर डायरेक्टली एक लाइन में मिल गया कि महात्मा गांधी का जन्म इस तारीख को, इस सन को हुआ, तो वो उत्तर डायरेक्टली लाइन मिल गया। या फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया कि महात्मा गांधी के विचारों से आप कहां तक सहमत है, भले ही उसके अंदर लाइन टू लाइन उसका आंसर नहीं मिल रहा है गद्यांश के अंदर, लेकिन उसका भाव जो है वो कहीं ना कहीं पूरे गद्यांश को पढ़ने से आप उनके विचारों के बारे में जान जाओगे कि महात्मा गांधी के विचार क्या थी, वो थॉट्स किस तरह के रखते, थिंकिंग किस तरह की रखते थे। तो ये इसका मतलब आधार होता है उत्तर देने का। यद्यपि अपन जो 2-3 गद्यांश और 2-3 पद्यांश आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, इनको रीड करने के बाद जब इनके प्रश्न का उत्तर हल करेंगे तो काफी हद तक आपको इस बात की सुविधा हो जाएगी, काफी हद तक लोग जो आप लोग हैं इसको समझ लेंगे कि इनका उत्तर किस तरह दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि एक इसका निश्चित फंडा है कि जब तक ध्यान पूर्वक आप गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे तब तक उनका उत्तर देना इम्पॉसिबल, असंभव है। और यदि आप ध्यान पूर्वक पढ़ लेते हैं तो इनका उत्तर देना बहुत आसान हो जाता है, चाहे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है, चाहे क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा है, प्रत्यक्ष पूछा है अथवा अप्रत्यक्ष पूछा है, दोनों का उत्तर देना बड़ा ही आसान है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहले अपन गद्यांश जो अनसीन पैसेज है, अपठित गद्यांश है, उनका अध्ययन करेंगे और उसके बाद दूसरा भाग है अपठित पद्यांश, उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता था, अब उसकी जगह शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। पहले एमसीक्यू टाइप यानी एक क्वेश्चन पूछ लिया और 4 आपके सामने ऑप्शन दिए हुए होते थे, उन 4 में से कोई एक राइट होता था, लेकिन अब उसकी जगह हटा करके गद्यांश में से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा और आंसर भी आपको डायरेक्टली देना पड़ेगा, मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक टाइप है। देखो हिंदी में आप ऐसे समझते हो, वो तो थे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन उनको माना जाता है जिनका उत्तर अ, ब, स, द में, चारों में से कोई एक का चयन करना होता है, उनको वस्तुनिष्ठ भी बोला जाता है, बहुचयनात्मक भी बोला जाता है, एमसीक्यू टाइप बोला जाता है। लेकिन अब जो नया पैटर्न है उसके अनुसार इसका उत्तर आपको देना होगा जो अति लघुतरात्मक यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिनका उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में होता है, वैसे देना होता है। यद्यपि आप लोगों ने जब पैटर्न पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपको भली भांति पता है, और आपके सामने ये जो गद्यांश है इसके बाद क्वेश्चन जो आए हैं वो इस तरह से आएंगे। जबकि पहले जो था, जैसे क्वेश्चन पूछा है हमारे धर्म नीतिकार नैतिक मूल्यों के प्रति विशेष जागरूक क्यों थे, तो आपके सामने 4 ऑप्शन होते थे, अ, ब, स, द, उनमें से कोई एक राइट आंसर, जो स आंसर राइट था तो आपको स भरना होता था। लेकिन अब उसको हटा करके डायरेक्टली इसका उत्तर पूछा है, मतलब यदि 1 लाइन में है, 2 लाइन में है, उसका उत्तर आपको डायरेक्टली देना होता है। तो उससे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तर देने में सक्षम तभी संभव होगे जब आप उस गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2 बार पढ़ लोगे। वो टाइम वेस्ट नहीं माना जाता। यदि 5 मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं, केवल रीड नहीं करना है, उसको पूरा समझना है, पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तब उसके कुछ एक क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली नजर आ जाएंगे और कुछ क्वेश्चन जो है आप समझने का प्रयास करोगे। क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बोर्ड की दृष्टिकोण से 12 नंबर का चैप्टर है, आपको ध्यान होगा 6 नंबर का तो आपके अंदर गद्यांश हो जाता है, गद्यांश भी 6 नंबर का हो गया और पद्यांश भी आपके कितने का हो गया, 6 नंबर का। तो ये काफी मायने रखता है। यदि बच्चा इन दोनों का हल कर लेता है मतलब 12 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर के लिए मायने रखता है बोर्ड के अंकों का। 80 में से 12 नंबर यदि 2 चैप्टर कवर करते हैं और 12 नंबर ये अपठित जो 6% व्याख्या गद्य भाग की, 6% व्याख्या पद्य भाग की, मतलब 24 नंबर के तो 2 चैप्टर डायरेक्टली है। 80 में से कितना बड़ी बात है कि 80 में से 1/3 पार्ट जो है, तीसरा हिस्सा जो है 24 नंबर का, आपके वो 2 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं और बाकी जितने भी चैप्टर है वो बाकी का भाग कवर करते हैं। तो यदि इन दोनों को 6% व्याख्या का पैटर्न में आपको पहले जब अपन जो गद्य भाग और पद्य भाग आरोप के कर रहे थे उस समय बार बार हर लेसन में, हर वीडियो के अंदर मैंने बताया है, उसका तरीका बताया कि 6% व्याख्या किस तरह की जाती है। सबसे पहले उसके अंदर ऊपर लिखा हुआ जो गद्यांश है उसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, तब उसमें आपको पता चल जाता है। पहले संदर्भ लिखना होता है,
उसमें आपको कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक आरोह का नाम लिखना पड़ता है, फिर आपको लिखना पड़ता है कि गद्य भाग से आया है, उसके बाद लिखना पड़ता है गद्य भाग का कौन सा पाठ है, पाठ नंबर 5 है, उसके बाद उस पाठ का नाम लिखना पड़ता है कि पाठ नंबर 5 का नाम ये है, उसके बाद उस पाठ को लेकर लेखक का नाम लिखना पड़ता है, ऐसे संदर्भ। उसके बाद आपको प्रसंग लिखना होता है कि प्रयुक्त गद्यांश के अंदर किस चीज का वर्णन है, और उसके बाद तीसरा जो पार्ट आता है वो होती है व्याख्या। व्याख्या के अंदर उसका भाव प्रकट करना होता है, और चौथा जो पार्ट आता है विशेष, यानी उसमें ग्रामेटिकल पार्ट क्या है कि छंद है, अलंकार है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है, भाषा सरल सहज है, कठिन है, भाव और भाषा एक जैसी है, भाव और भाषा में विविधता है, इस तरह की बातें लिखनी होती है। क्योंकि वो चीज पीछे रह गई है, और यदि आपने ध्यानपूर्वक उन चीजों को सुना होगा तो सारी चीजें बताई हुई है। तो 12 नंबर वैसे कवर होते हैं, और 12 नंबर का जो चैप्टर है वो आपके सामने तो बड़ा महत्व रखता है ये चीज। अब अपन गद्यांश नंबर 1 जो है वो पढ़ते हैं। भारतीय धर्म नीति के प्रणेता नैतिक मूल्यों के प्रति अधिक जागरूक थे। उनकी यह धारणा थी कि नैतिक मूल्यों का दृढ़ता से पालन किए बिना किसी भी समाज की आर्थिक और सामाजिक प्रगति की नीतियां प्रभावी नहीं हो सकती। उन्होंने उच्च कोटि की जीवन प्रणाली के निर्माण के लिए वेद की एक ऋचा के आधार पर कहा कि उत्कृष्ट जीवन प्रणाली मनुष्य की विवेक बुद्ध से तभी निर्मित होनी संभव है जब सब लोगों के संकल्प, निश्चय और अभिप्राय समान हो, सबके हृदय में समानता की भव्य भावना जागृत हो, और सब लोग पारस्परिक सहयोग से मनोनुकूल कार्य करें। चरित्र निर्माण की जो दिशा नीतिकारों ने निर्धारित की वह आज भी अपने मूल रूप में मानव के लिए कल्याणकारी है। प्राय यह देखा जाता है कि चरित्र और नैतिक मूल्यों की उपेक्षा वाणी फिर बाहु और उदर को संयत न रखने के कारण होती है। वाणी का मतलब बातें, बाहु यानी भुजा, और उदर का मतलब पेट, संयत यानी कंट्रोलेड। जो व्यक्ति इन तीनों पर नियंत्रण रखने में सफल हो जाता, तीनों पर किस पे? वाणी पर, अपनी भुजाओं पर यानी ताकत पर, और उदर यानी पेट, तो फिर वो उसका चरित्र क्या होता है? ऊंचा। सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से संभव है। जिस समाज में चरित्रवान व्यक्तियों का बाहुल्य है वह समाज सभ्य होता है और वही उन्नत कहा जाता है। चरित्र मानव समुदाय की अमूल्य निधि है। इसके अभाव में व्यक्ति पशुवत व्यवहार करने लगता है। आहार, निद्रा, भय आदि की वृत्ति सभी जीवों में विद्यमान रहती है, केवल मनुष्य में नहीं। जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उसके अंदर ये तीनों चीजें विद्यमान होती है। क्या क्या? आहार यानी भोजन पशुओं को भी चाहिए, मानव को भी चाहिए। निद्रा, नींद पशुओं को भी चाहिए, मानव को भी चाहिए। भय, डर मनुष्य को भी लगता है, पशुओं को लगता है। लेकिन एक बात है कि पशुओं में और मानव जाति में यही फर्क है कि चरित्र निर्माण होता है मनुष्य के अंदर। कुछ ऐसे भाव है जो केवल मानव के अंदर ही पाए जाते हैं, पशु पक्षियों में नहीं पाए जाते। अन्यथा कुछ चीजें कॉमन है कि भूख पशुओं को भी लगती है, डर पशुओं को भी लगता है, और तीसरी चीज है निद्रा पशुओं को भी आती, मानव को भी होती है, सभी जीव विद्यमान रहती है। ये आचार सामाजिक अनुशासन बनाए रखने के लिए भी चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। सामाजिक अनुशासन की भावना व्यक्ति में तभी जागृत होती है जब वो मानव प्राणियों में नहीं वरन सभी जीवधारियों में अपनी आत्मा के दर्शन करता है। अब आप देखो, स्टार्ट हमने की थी नैतिक मूल्यों से, यानी कि एक तो ह्यूमन राइट्स होता है, मानवीय मूल्य, एक होता है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य का मतलब होता है कि आपके अंदर किस प्रकार के गुण हैं उसको नैतिक मूल्य माना जाता है। जैसे कि मोरल जो है वैल्यू, जिसको क्या बोला जाता है? मोरल वैल्यू, यानी नैतिक मूल्य। अब आप देखो, प्रेम, दया, सहानुभूति, भाईचारा, स्वाभिमान, इनको किस में माना जाता है? नैतिक मूल्यों में। अधिक जागरूक थे। भारतीय धर्म नीति के प्रणेता, मतलब धर्म नीति जिन महानुभावों ने बनाई, जिन महापुरुषों ने बनाई, उन्होंने सबने नैतिक मूल्यों का बल दिया है। उनकी धारणा थी कि नैतिक मूल्यों का दृढ़ता से पालन किए बिना किसी समाज की आर्थिक प्रगति नहीं होती और सामाजिक प्रगति भी नहीं हो सकती। उन्होंने उच्च कोटि की जीवन प्रणाली निर्माण के लिए वेद की एक ऋचा के आधार पर कहा कि उत्कृष्ट जीवन प्रणाली मनुष्य की विवेक बुद्धि से निर्मित होती है। तो ये पूरा आपने जो एक पढ़ा है ना, इसके अंदर नैतिक मूल्यों के प्रचलन पर प्रभाव डाला गया है, कैरेक्टर पर, चरित्र पर प्रभाव डाला गया है। तो इस तरह यदि आप 2 बार पढ़ लेते हो, बार बार एक चीज आ रही, देखो, चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्य, आदर्श चरित्र, इससे ये क्लियर हो जाता है कि इसके अंदर जो है मनुष्य के अंदर कम से कम जो जीवन मूल्य जितने भी है, वैसे जीवन मूल्य कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से एक प्रमुख है चरित्र। अगर चरित्र है आपके अंदर तो कई गुण अपने आप हो जाते हैं। तो जीवन मूल्यों में सबसे अहम मूल्य क्या माना जाता है? चरित्र, कैरेक्टर। तो ये जो गद्यांश है, कहीं ना कहीं भारत का जो धर्म का सिद्धांत है, धर्म की नीतियां हैं, जितने भी महापुरुष है, उन सब ने एक मत होकर के ये बोला है कि जीवन मूल्यों में सबसे जो अच्छा जीवन मूल्य है वो चरित्र निर्माण। और चरित्र निर्माण है व्यक्तियों के अंदर तो समाज अच्छा होगा,
उच्च कोटि के लोग होंगे और देश की प्रगति होगी। अब अपन इसके प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे धर्म नीतिकार नैतिक मूल्यों के प्रति विशेष जागरूक क्यों थे? अब ये पहला प्रश्न है, तो इसका उत्तर आपको उस गद्यांश में मिल जाएगा। देखो पहले लाइन है, भारतीय धर्म नीति के प्रणेता नैतिक मूल्यों के प्रति अधिक जागरूक थे। इसका उत्तर यहां स्टार्ट होता है पहले का। ये देखिए आप पहले का यहीं से। उनकी यह धारणा थी कि नैतिक मूल्यों का दृढ़ता से पालन किए बिना किसी भी समाज की आर्थिक और सामाजिक प्रगति की नीतियां प्रभावी नहीं हो सकती। यहां तक आपके पहले का आंसर हो जाएगा। ये देखिए मैंने जो अंडरलाइन की है यहां से स्टार्ट होता है और चलते चलते आपके पहले का आंसर है यहां तक पूरा हो जाता है। ये पहले का आपके उत्तर हो जाएगा। आंसर किसका? पहले का। पहले प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। उनको पता था, और प्रश्न क्या पूछा है वापस देखिए कि हमारे धर्म नीतिकार नैतिक मूल्यों के प्रति विशेष जागरूक क्यों थे? इसलिए थे उनको पता था कि इसके बिना देखिए अगर हमारे अंदर नैतिक मूल्य नहीं होगी तो ना तो सामाजिक उन्नति होगी एक, और ना क्या होगी, धार्मिक उन्नति होगी। और नैतिक मूल्य होंगे तो ये दोनों हो जाएंगे, संभव होगी ये दोनों, और अगर नहीं होंगे तो ये संभव नहीं होंगे। ये चीज इसलिए नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक थे। अब उत्तर क्या लिखोगे कि हमारे धर्म नीतिकार नैतिक मूल्यों के प्रति विशेष जागरूक इसलिए थे क्योंकि वे जानते थे कि जब तक हमारे अंदर नैतिक मूल्य नहीं होंगे तो ना तो हमारे धार्मिक उन्नति होगी, प्रगति होगी, न सामाजिक उन्नति होगी। तो ये आंसर बहुत इजी मिल जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, चरित्र मानव जीवन की अमूल्य निधि है, कैसे स्पष्ट कीजिए। ये भी आप उत्तर देखते हैं। आप देखिए चलते रहिए, कहां मिलेगा आपको, बिल्कुल सेकंड पार्ट के अंदर यहां आ जाता है कि चरित्र मानव समुदाय की अमूल्य निधि है। यहां से उत्तर स्टार्ट होता है। ये दूसरा देखिए आप, इसके अभाव में व्यक्ति पशुवत व्यवहार करने लगता है। यही तक कर लो बस, ये उत्तर मिल गया। इतना ही करना है आपको और कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको। देखिए पहले का उत्तर भी बिल्कुल डायरेक्टली मिल गया। मैंने आपको बोला था कुछ डायरेक्टली मिलेंगे कुछ इनडायरेक्टली मिलेंगे। अब इसके अंदर अमूल्य निधि का मतलब एक ऐसा खजाना है जिसकी कोई कीमत नहीं है। किसको बोला गया? चरित्र को। अब कैसे है? क्योंकि इसके अभाव में मनुष्य जैसा नहीं, क्योंकि इसके अभाव में पशुवत व्यवहार करेगा। इसके अभाव में मनुष्य पशुवत व्यवहार करने लगता है। कैसा व्यवहार? पशुवत व्यवहार करने लग जाता है। तो ये दूसरे का आंसर हो गया डायरेक्टली। इसलिए इसको अमूल्य निधि बोला, मतलब एक ऐसा खजाना है जिसकी कोई कीमत नहीं। किसको बोला है अमूल्य निधि? चरित्र को। कि चरित्र एक ऐसी अमूल्य निधि है जिसके बिना आदमी इंसान नहीं रह जाता, पशु की तरह हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। धर्म नीतिकारों ने उच्च कोटि की जीवन प्रणाली के संबंध में क्या कहा है? देखो उच्च कोटि की जीवन प्रणाली क्या है, अब यहां पर देखते हैं। आगे बढ़िए, यह आपको मिलेगा जहां पे आपका पहला खत्म हुआ था, बिल्कुल वहां से जस्ट स्टार्ट है। उन्होंने उच्च कोटि की जीवन प्रणाली के निर्माण के लिए वेद की ऋचा के आधार पर यह कहा कि उत्कृष्ट जीवन प्रणाली मनुष्य की विवेक बुद्धि से तभी निर्मित होनी संभव है जब सब लोगों के संकल्प, निश्चय और अभिप्राय समान हो, सबके हृदय में समानता की भव्य भावना जागृत हो और सब लोग पारस्परिक सहयोग से मनोनुकूल कार्य करें। यह आपके तीसरे का उत्तर होगा। कौन से का? तीसरे का। ये जो उत्तर था ये था पहले का, और ये जो उत्तर आप कर रहे थे ये था आंसर किसका? दूसरे का। ये आंसर किसका था? पहले का। ये आंसर किसका है? तीसरे का। तो गद्यांश के अंदर डायरेक्टली आपको आंसर मिल रहे हैं। कोई ज्यादा आपको जो है मातापची करने की जरूरत नहीं है, कोई किसी प्रकार का नहीं है, बिल्कुल। अभी तक 3 क्वेश्चन हमने किए हैं, तीनों का उत्तर डायरेक्टली मिला है। देखिए आप पहला पूछा था नैतिक मूल्यों के प्रति विशेष जागरूक क्यों थे? क्योंकि इसके बिना धार्मिक और सामाजिक उन्नति संभव नहीं है। दूसरा, नैतिक जो है चरित्र को अमूल्य निधि क्यों बोला? क्योंकि इसके बिना इंसान पशु की तरह होता है। धर्म नीतिकारों उच्च कोटि की जीवन प्रणाली के संबंध में क्या कहा? अब ये उत्तर आपके डायरेक्टली देखो क्लियरली जो है वो मिल जाता है यहां पर कि उच्च कोटि की जीवन प्रणाली के निर्माण के लिए वेद की ऋचा के आधार पर कहा कि उत्कृष्ट जीवन प्रणाली मनुष्य की विवेक बुद्ध से तभी निर्मित होनी संभव जब सब लोगों का संकल्प निश्चय अभिप्राय समान हो, सबके हृदय में समानता की भव्य जागृत हो और सब लोग पारस्परिक सहयोग से मनोनुकूल कार्य करें, तब वो उच्च कोटि की जीवन प्रणाली कहलाती है। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रस्तुत गद्यांश में किस पर नियंत्रण रखने की बात कही गई और क्यों? इसका उत्तर भी आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। देखिए
किस पर नियंत्रण करने को कहा गया है? बढ़ते रहिए आगे। आज भी बुरा देखा जाता है तो सफल हो जाता है व्यक्तियों का, और इसके अभाव में व्यक्ति पशुवत व्यवहार करता है। देखिए आप ये 3 चीजों पर नियंत्रण रखने की बात कही है। किसकी? आपके जो मन के अंदर बुरे भाव है, जो गलत चीजें हैं, उस पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है। जैसे आहार, निद्रा और भय, इन तीनों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसके अगर आप इस पर नियंत्रण नहीं रखोगे, यहां पर मिलेगा आपको ये चौथा, देखो कि आहार का मतलब ऐसा नहीं बोला है कि भोजन नहीं करना है, लेकिन आहार पर नियंत्रण होना चाहिए। निद्रा का मतलब ऐसा नहीं बोला नींद नहीं लेनी चाहिए, निद्रा पर नियंत्रण। और भय पर नियंत्रण, क्योंकि इनके नियंत्रण के अभाव में आप फिर पशु हो जाओगे, फिर मनुष्य जैसे नहीं रहोगे। ये आंसर मिल गया आपके किसका? चौथे। ये थोड़ा मन से लिखना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली नहीं लिखा, इनडायरेक्टली है थोड़ा सा, कि आहार पर नियंत्रण, निद्रा पर नियंत्रण और भय पर नियंत्रण। अब आप देखिए कैसा समाज सभ्य और उन्नत कहा जाता है, इसका उत्तर देखते हैं अपन। कैसा समाज सभ्य और उन्नत कहा जाता है, इसका भी उत्तर मिल जाएगा। देखो आपके ये देखिए, आप बिल्कुल यहां से शुरू करोगे, सेकंड पैरा है ना। सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से संभव है। जिस समाज में चरित्रवान व्यक्तियों का बाहुल्य है वह समाज सभ्य होता है और वही उन्नत कहा जाता है। यह आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। मतलब देखो, आदर्श समाज आपसे क्या पूछा है कि आदर्श समाज कौन सा है? आपसे क्या है कि सभ्य किसको कहा जाता है, उन्नत किसको कहा जाता है। तो आपको यह बताना है कि कौन से लोगों को सभ्य कहा जाएगा? जिस समाज में चरित्रवान व्यक्ति रहते हैं। कौन व्यक्ति रहते हैं? चरित्रवान। वो क्या कहलाता है? यहां पे लिख भी देते हैं, जिस समाज में चरित्रवान लोग रहते हों, चरित्रवान लोग रहते हों, वो सभ्य समाज और उन्नत समाज कहलाता है। बिल्कुल इजी है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अनुशासन की भावना व्यक्ति में कब जागृत होती है? वो लाइन आई है, आपको बिल्कुल मिलेगा कि जो कौन सा छठा क्वेश्चन है आपके, छठा है कि सामाजिक अनुशासन की भावना व्यक्ति में कब जागृत होती है। तो इसका देखिए आप कि व्यापकता ही जागरण प्रतीक है। किसी भी अनुशासन की भावना जागृत होना तभी संभव होता है जब व्यापक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। ये उत्तर हो जाता है इसका। उसके बाद आपके अगला क्वेश्चन कौन सा है कि उत्कृष्ट और प्रगति शब्दों के विलोम बहु और वाणी शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। तो उत्कृष्ट का तो हो जाएगा आपके निकृष्ट, उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा? निकृष्ट। ये हो गया निकृष्ट। और प्रगति का मतलब हो जाएगा आपके, आगे देखिए इसका आंसर मिल जाएगा आपको, प्रगति का अवगति। उत्कृष्ट का क्या? निकृष्ट। और प्रगति का अवगति। पर्यायवाची में बहु का मतलब होता है भुजा और वाणी का मतलब होता है वचन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक। मैंने शुरू में ही बता दिया था आपके, इसका शीर्षक होगा क्या? चरित्र निर्माण। मतलब कैरेक्टर पे ही पूरा है। ये पूरी जो बातें लिखी गई है, वैसे जीवन मूल्यों की बात कही गई है कि आपके जीवन मूल्य यानी कि मॉरल वैल्यू, जिसको क्या बोला जाता है? मॉरल वैल्यू बोल दो, या इनको नैतिक मूल्य बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नैतिक मूल्य। लेकिन नैतिक मूल्यों में सबसे नैतिक मूल्य कौन सा है? सबसे बड़ा नैतिक मूल्य कौन सा है? वो है चरित्र। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? चरित्र निर्माण। मतलब ये जो पूरा गद्यांश है वो चरित्र निर्माण के ऊपर लिखा हुआ है। इस तरह आप इनको हल कर सकते हो। कोई ज्यादा विशेष मतलब माथापच्ची करनी नहीं, बहुत ही मतलब एवरेज औसत बच्चा भी इसको हल कर सकता है आराम से, क्योंकि एक बुक आपके सामने पड़ी है और बुक में से देख के आपको आंसर लिखना है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, दूसरे गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। वैदिक युग भारत का सबसे अधिक स्वाभाविक काल था। वैदिक युग जिस समय वेदों का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था, वेदों की बातें चली थी। यही कारण है कि आज तक भारत का मन उस काल की ओर बार बार लोभ से देखता है। वैदिक आर्य अपने युग को स्वर्ण काल कहते थे, यानी गोल्डन टाइम। यानी ये हम नहीं जानते, किंतु उनका समय हमें स्वर्ण काल के समान अवश्य दिखाई देता है। लेकिन जब बौद्ध युग का आरंभ हुआ, यानी बुद्ध का जब अवतार हुआ, वैदिक समाज की पोल खुलने लगी और चिंतकों के बीच उसकी आलोचना आरंभ हो गई। बौद्ध युग अनेक दृष्टियों से आज के आधुनिक आंदोलन के समान था। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध बुद्ध ने विद्रोह का प्रचार किया
बुद्ध जाति प्रथा के क्या थे, विरोधी थे, और वे मनुष्य का जन्मना नहीं कर्मणा श्रेष्ठ या अधम मानते थे। अब देखो, एक बात है कि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य को जन्म से छोटा और बड़ा माना जाता है, जबकि बुद्ध क्या कहते थे कि कर्म से मनुष्य, देखो ये वैदिक और बौद्धिक में आप ये अंतर देखो। इसलिए भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ करके आपके बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। उसकी वजह क्या थी कि हिंदू धर्म में जन्म से छोटा बड़ा माना जाता है। यदि छोटे कुल में जन्म लिया तो छोटा माना जाएगा और बड़े कुल में जन्म लिया तो बड़ा है। लेकिन बौद्ध धर्म क्या कहता है कि कर्म के आधार पर, यदि कर्म छोटा करेगा तो छोटा है, कर्म बड़ा करेगा तो बड़ा है। नारियों को भिक्षु होने का अधिकार देकर उन्होंने ये बताया कि मोक्ष केवल पुरुषों के निमित्त नहीं है, उसकी अधिकारिणी नारियां भी हो सकती। बुद्ध की ये सारी बातें भारत को याद रही, और बुद्ध के समय के बराबर इस देश में ऐसे लोग उत्पन्न होते रहे जो जाति प्रथा के विरोधी थे, जो मनुष्य को जन्मना नहीं कर्मणा श्रेष्ठ और अधम समझते थे। किंतु बुद्ध में आधुनिकता से बेमेल बात यह थी कि वे निवृत्तिवादी थे, गृहस्थी के कर्म से वो भिक्षु धर्म को श्रेष्ठ समझते थे। उनकी प्रेरणा से देश के हजारों लाखों युवक उसके बाद जौन बाग समाज भरण पोषण करने सहायक थे, सन्यासी हो गए, और संन्याक संस्था समाज विधि संस्था है। मतलब ये कह रहे हैं, अब आप देखो इस गद्यांश को पूरा पढ़ने से आपको एक चीज क्लियर हो गई कि बुद्ध के जो सिद्धांत है, बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है, उसका यहां वर्णन किया गया है कि भारत के अंदर वैदिक काल को स्वर्ण काल माना जाता है। अब लेखक यहां बता रहे हैं कि पता नहीं वैदिक काल स्वर्ण काल था या नहीं, लेकिन यहां बौद्ध धर्म को श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया गया है। कैसे कि जो वैदिक धर्म है, जो हिंदू धर्म है, वैदिक परंपरा है, वो जाति से व्यक्ति को ऊंचा और नीचा समझते हैं। मतलब जाति प्रथा हावी थी, और स्त्री को भी उसमें कोई ज्यादा बड़ी धर्म के अधिकारी नहीं माना गया। बौद्ध धर्म में क्या था कि कर्म के आधार पर व्यक्ति को श्रेष्ठ और निकृष्ट समझा गया। तो ये थोड़ा सा यूं कहें कि बौद्ध धर्म के बारे में यहां पर वर्णन किया गया है। अब अपन प्रश्न देखेंगे कि वैदिक युग स्वर्ण काल के समान क्यों प्रतीत होता है। बिल्कुल शुरू में इसका उत्तर है। अब आप देखिए, वैदिक युग भारत का सबसे अधिक स्वाभाविक काल था। यही कारण है कि आज तक मानव उस काल को बार बार लोभ से देख रहा है। आर्यन युग स्वर्ण काल कहते थे या नहीं ये हम नहीं जानते, किंतु उनका समय हमें स्वर्ण काल के समान अवश्य दिखाई देता है। ये उत्तर मिल जाएगा। आंसर किसका मिल जाएगा? पहला। क्योंकि बार बार उस वैदिक युग के अंदर भारत के लोग जो है लोभ की दृष्टि से उस टाइम की ओर देखते हैं, इसलिए वैदिक युग को स्वर्ण काल माना जाता है। मतलब लोगों का आज भी विश्वास वैदिक युग में वेदों के अंदर है, इसलिए उसको स्वर्ण काल कहा गया है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2। जाति प्रथा और नारियों के विषय में बुद्ध के विचारों को स्पष्ट कीजिए। जाति प्रथा के बारे में बुद्ध का क्या विचार था कि कर्म के आधार पर छोटा या बड़ा माना उन्होंने, कि छोटा है इंसान या बड़ा किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। ये तो था आपकी किसका? जाति प्रथा। और नारियों के विषय में बुद्ध का क्या था? ये आपके क्लियर लिखा हुआ है कि मोक्ष केवल पुरुषों के लिए निमित्त नहीं है, उसकी अधिकारिणी नारी भी है। यहां मिला देखो, उन्होंने ये बताया कि मोक्ष केवल पुरुषों के निमित्त नहीं। आंसर नंबर 2 का है। तो 2 के आंसर जब आप दो ना, तो 2 बातें हैं। एक तो जाति प्रथा के बारे में उसके क्या विचार थे, मतलब ये आप देखिए लास्ट के अंदर कि बुद्ध ने विद्रोह का प्रचार किया। बुद्ध जाति प्रथा के विरोधी थी, मनुष्य को जन्मना नहीं करना श्रेष्ठ मानते थे। आंसर 2 का। तो ये 2 उत्तर आपको ढूंढने पड़ेंगे। क्वेश्चन दोबारा देखो आप कि जाति प्रथा और नारियों के विषय में बुद्ध क्या विचार थे। जाति प्रथा के बारे में क्या कि कर्म से व्यक्ति छोटा बड़ा है। नारियों के बारे में उन्होंने कहा कि मोक्ष की अधिकारी केवल पुरुष नहीं है बल्कि नारियां भी है। तो ये दोनों के बारे में विचार था। बुद्ध पर क्या आरोप लगता है और उनकी कौन सी बात आधुनिक तक प्रसंग ठीक नहीं? उन पर आरोप यह लगता है कि उन्होंने गृहस्थ धर्म का जो है ना, आप देखो गृहस्थ धर्म जो है उसका बुद्ध ने मतलब रिजेक्ट कर दिया और किसको श्रेष्ठ बताया? संन्यास धर्म को। ये उनके ऊपर आरोप लगता है। बस संन्यास को उन्होंने सही बताया। ये किसके ऊपर आरोप लगता है? बुद्ध पर। संन्यास का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि इसमें समाज को क्या हानि पहुंचती है। संन्यास का मतलब होता है जो व्यक्ति बिल्कुल इजी है, अपना घर बार छोड़ करके, अपने जो गृहस्थ धर्म छोड़ करके और जंगल में रहने लग जाए, साधु बन जाए, वो परिभाषा है किसकी? संन्यास की। और इससे समाज को यह हानि होती है कि समाज के अनेक युवा जहां समाज की उन्नति में योगदान करना चाहिए उसकी जगह वो सन्यासी बन जाते हैं। आगे बढ़ो। बौद्ध युग का उदय वैदिक समाज के शीर्ष पर बैठे लोगों के लिए किस प्रकार हानिकारक था? अब आप देखो कि वैदिक समाज में और बौद्ध युग में जो अंतर है, कैसे कि वैदिक समाज के लोगों की थिंकिंग अलग थी, थॉट्स अलग थे, और वैदिक के अलावा बौद्ध युग था, उनके थॉट्स अलग थे, इसलिए उन्होंने हानि पहुंचाई। आगे, बौद्ध धर्म ने नारियों को समता देने किस प्रकार से योगदान दिया? अब आप देखो
कि भाई बौद्ध धर्म ने नारियों को समता कैसे दी। उन्होंने ये थिंकिंग रखी, ये विचार रखा कि मोक्ष का अधिकार केवल पुरुषों को नहीं, स्त्रियों को भी बराबर जाता है। इस प्रकार उन्होंने समानता का अधिकार दिया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। विद्रोह में आपके वी उपसर्ग हो गया, द्रोह मूल शब्द हो गया, सम प्लस न्यास हो गया। उसके बाद आधुनिकता में आधुनिक और ता क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। उसके बाद यहां पर वी और रोधी हो गया। उसके बाद पूछा गया प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइए। आपके ये वैसे उत्तर यहां पर मिल जाते हैं। देखो उसमें वी उपसर्ग था, सम उपसर्ग था, मूल शब्द द्रोह और न्यास मूल शब्द। उसके अंदर आधुनिक और ता प्रत्यय हो गया, विरोध और ई प्रत्यय हो गया। देखिए ये लिखा हुआ है कि यहां तो पहला तो क्या शब्द था, विद्रोह, तो इसके अंदर वी और प्लस द्रोह। वी तो हो गया उपसर्ग और मूल शब्द हो गया द्रोह, ये उपसर्ग और ये हो गया मूल शब्द। उसके बाद आप कौन सा था, संन्यास, तो संन्यास में आपकी सम हो गया उपसर्ग और न्यास हो गया मूल शब्द। उसके बाद आता है प्रत्यय और यहां पर मूल शब्द, तो प्रत्यय के अंदर ता और मूल शब्द हो गया आधुनिक, आधुनिकता। उसके बाद आपके क्या है सेकंड विरोधी, तो इसके अंदर ई प्रत्यय हो गया, बड़ी ई है, और विरोध क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। ये ध्यान में रखना है, ऐसे बांटना है आपको। और शीर्षक क्या है, बुद्ध की वैचारिक प्रासंगिकता, ये इसका आपको क्या मिलेगा, शीर्षक मिलेगा। इस प्रकार ये दूसरा भी अपन ने सोल्व कर लिया। अब अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। तीसरा, तत्ववेता शिक्षा विद्वानों के अनुसार विद्या दो प्रकार की होती है। प्रथम वह जो हमें जीवन यापन के लिए अर्जन करना सिखाती है, और द्वितीय वह जो हमें जीना सिखाती है। देखिए आप ध्यान से, किसके बारे में बताया है, विद्या के बारे में, कि विद्या कितने प्रकार की होती है, शिक्षा कितने प्रकार की होती है, एजुकेशन कितने प्रकार का है, दो। कौन सा, पहला जो हमें जीवन के लिए कमाना सिखाती है, और दूसरा जो हमें जीना सिखाती है। देखिए आप गजब की बात लिखी है, पहली कौन सी, जीवन यापन के लिए अर्जन, ये पहली विद्या, और दूसरी कौन सी, जो हमें क्या करती है, जीना सिखाती है। ये दो, इनमें से एक का भी अभाव जीवन को निरर्थक बना देता है। बिना कमाए जीवन निर्वाह नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा को प्रॉब्लम भी हो माता पिता परिवार के सदस्य जाति समाज पर। पहली विद्या से वीन व्यक्ति का जीवन दुर्भर है, वह दूसरों के लिए भार बन जाता है। साथ ही विद्या के बिना सार्थक जीवन नहीं जिया जा सकता। बहुत अर्जित कर लेने वाले व्यक्ति का जीवन यदि सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, उसमें यदि वह जीवन शक्ति नहीं है जो उन्होंने अपने जीवन को सत्य पथ पर अग्रसर करती है, साथ ही वह अपने समाज जाति और राष्ट्र के लिए भी मार्गदर्शन करती है, तो उसका जीवन भी मानव जीवन का अभिधान नहीं कर सकता। वह भारवाही गर्दभ बन जाता है। गर्दभ का मतलब होता है गधा, मतलब वो गधे की तरह हो जाता है। पूंछ और सींगहीन पशु कहा जाता है। अब ये आपने देखा कि विद्या के बारे में बताया कि विद्या दो प्रकार की है। पहली वह विद्या जिससे आप पैसे कमाते हो, जीवन अर्जन करते हो, और दूसरा जिससे आप सीखते हो, मतलब कुछ सिखाते हो। दोनों जो काम है, पहला भी नहीं होता है तो भी काम का नहीं, दूसरा होता है तो भी काम का नहीं। मतलब विद्या के दोनों फायदे हैं। अगर विद्या अर्जन कर लिया तो आपके पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और विद्या अध्ययन कर लिया तो जीवन में सीख भी लेते हो। वर्तमान भारत में दूसरी विद्या का प्राय अभाव दिखाई देता है, परंतु पहली विद्या का रूप विकृत है, क्योंकि न तो स्कूल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके निकला छात्र जीविका अर्जन के योग्य बन पाता है, नहीं वह उन संस्कारों से युक्त हो पाता है जिनसे व्यक्ति ऊ से सु बनता है। सुशिक्षित, सुसभ्य और सुसंस्कृत, देखो सु उपसर्ग लगा है, सुशिक्षित, सुसभ्य और सुसंस्कृत कहलाने अधिकारी होता है। वर्तमान शिक्षा पद्धति के अंतर्गत हम जो विद्या प्राप्त कर रहे हैं उसकी विशेषताओं को सर्वथा नकारा भी नहीं जा सकता। यह शिक्षा कुछ सीमा तक हमारे दृष्टिकोण को विकसित भी करती है, हमारी मनीषा को प्रबुद्ध बनाती है और भावनाओं को चेतन करती है, किंतु कला शिल्प और प्रौद्योगिकी आदि की शिक्षा नाम मात्र के होने के फलस्वरूप इस देश के स्नातक के लिए जीविकार्जन टेढ़ी खीर बन जाता है, और बृहस्पति बना युवक नौकरी की तलाश में अर्जियां लिखने में ही अपने जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद करता है। तो एक चीज तो यहां पर क्लियर हो गई आप लोगों के कि भाई यहां पर विद्या के महत्व के बारे में बताया गया है। पहले तो स्टार्टिंग की विद्या दो प्रकार की होती है, विद्या के क्या क्या लाभ है। अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। सॉरी थोड़ा सा और है, जीवन के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए यदि शिक्षा के क्रमिक सोपानों विचार किया जाए तो भारतीय विद्यार्थी को सर्वप्रथम इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जो आवश्यक हो, दूसरी जो उपयोगी हो, तीसरी जो हमारे जीवन को परिष्कृत और अलंकृत करे। ये तीनों सीढ़ियां एक के बाद एक आती है। इसमें व्यक्तिक्रम नहीं होना चाहिए, इसमें व्याघात आ जाने से मानव जीवन का चारु प्रसाद खड़ा करना असंभव है। ये तो भवन की छत बनाकर नींव बनाने के समान है। वर्तमान भारत में शिक्षा की अवस्था देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने अन्न से आनंद की ओर बढ़ने को जो विद्या का
सार का है वो सर्वथा समीचीन, मतलब सही था। समीचीन का अर्थ क्या होता है? सही। अब अपन प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक, तो इसके अंदर आपके शीर्षक होगा शिक्षा के सोपान या शिक्षा की सीढ़ियां। शिक्षा के सोपान मतलब स्टेप टू स्टेप शिक्षा की क्या सीढ़ियां हैं। जैसे पहले दो प्रकार बताए कि एक तो शिक्षा का क्या फायदा होता है, आप धन अर्जन करते हो, दूसरा जीना सिखाती है। तो ये शिक्षा के क्या है? सोपान। व्यक्ति किस परिस्थिति में मानव जीवन की उपाधि नहीं पा सकता, इसका उत्तर मिल जाएगा आपको। देखो कौन सी परिस्थिति में उपाधि नहीं प्राप्त कर सकता है, वो भी मिलेगा आपको यहां पर। इसका उत्तर मिलेगा आपको कि जीवन यापन के लिए काफी धन अर्जन करने के बाद व्यक्ति का जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पाता, क्योंकि उनके पास वो जीवन शक्ति नहीं होती जो स्वयं के जीवन को सतपथ की ओर अग्रसित करती है। उसके बाद क्या है? विद्या के कौन से दो रूप बताए गए हैं? आपको शुरू में मिल गया था, ये देखिए आप, विद्या के दो रूप। पहला वो जो हमें जीवन यापन के लिए अर्जन करना सिखाती, दूसरा जो जीना सिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान शिक्षा पद्धति के लाभ और हानि बताइए। तो आप देखो कि आधुनिक शिक्षा पद्धति हमारी बुद्धि तो विकसित करती है, भावनाओं को चेतन करती है, परंतु जीविकोपार्जन के लिए कुछ नहीं करती। तो यहां तक तो क्या हो गया? ये हो गया आपके लाभ, और ये क्या हो गया? हानि। तो वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है उसके लाभ ज्यादा है, हानि कम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्याविहीन व्यक्ति के समाज में क्या दशा होती है। देखिए आप कि विद्याविहीन व्यक्ति न तो जीवन यापन के लिए अर्जन करना जानता है, न ही जीने की कला से परिचित होता है। उसका जीवन निरर्थक हो जाता है, गर्दभ के समान हो जाता है। शिक्षा के कर्मिक सोपान कौन कौन से हैं? तो आगे बढ़ते हैं। शिक्षा कर्मिक सोपान विद्यार्थी, पहला सोपान क्या है? विद्यार्थी की आवश्यकता, दूसरा शिक्षा की उपयोगिता, तीसरा जीवन को परिष्कृत अलंकृत करना। 3 सोपान है। कितने सोपान है? 3। आपको ये देखना है, 3 सोपान। विद्या के कितने सोपान है? 3। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। शिक्षित युवकों को अपना बहुमूल्य समय क्यों बर्बाद करना पड़ता है? समाज नहीं है, यहां पर मिसप्रिंट हो गया है। बहुमूल्य समय क्यों बर्बाद करना पड़ता है? देखो शिक्षित युवकों को, तो इसका उत्तर मिलेगा आपको यहां कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कला, शिल्प और प्रौद्योगिकी आदि की शिक्षा नाम मात्र की हो गई है, इसलिए अर्जियां लिखने में उनका समय बर्बाद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। ग्रामेटिकल क्वेश्चन में संधि विच्छेद कीजिए। प्रावलंबी, तो प्रावलंबी का क्या हो जाएगा? पर प्लस अवलंबी। प्रावलंबी का पर प्लस अवलंबी, यानी दूसरों पर जो आश्रित रहता है उसको क्या कहते हैं? परावलंबी। उसके बाद क्या है? जीविकोपार्जन, तो जीविका प्लस उपार्जन, ये आपके हो गया क्या? संधि विच्छेद। आपको क्या करना था? मतलब जो संधि युक्त पद थे उसको करना था संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या हो गया? पहले था आपके प्रावलंबी, पर प्लस अवलंबी, दूसरों पर आश्रित, जीविका प्लस उपार्जन, यानी जीविका को प्राप्त करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, देखिए कि विलोम शब्द लिखिए। सार्थक का हो जाएगा क्या? निरर्थक। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके कौन सा? विकास। विकास का हो जाएगा आपके ह्रास, पतन भी हो जाता है। और सार्थक का क्या हो जाएगा? निरर्थक। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। तो ये 3 गद्यांशों द्वारा आप लोगों ने इतना तो अवश्य समझ लिया कि इनके उत्तर देना इतने कठिन बात नहीं है। ध्यानपूर्वक यदि उनका अध्ययन कर लेते हो, पढ़ लेते हो ध्यानपूर्वक 2 बार, तो उनके उत्तर आसानी से दे सकते हो। अब हम अध्ययन करेंगे अपठित पद्यांश की, जो दूसरा 6 नंबर का चैप्टर है अपठित पद्यांश, उसकी तरफ बढ़ते हैं अपन। तो पहला देखिए, मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है, जिसको चरण निरंतर रत्नेश दोहरा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है, नदियां जहां सुधा की धारा बह रही है, इसको काव्यांश या पद्यांश बोला जाता है। सिंचा व सलोना वो देश कौन सा है, जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज में वे सब अंग में सजे वो देश कौन सा है, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे वो देश कौन सा है, मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहकती आनंद में जाए वह देश कौन सा है, जिसकी अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। बस इतना सा है। अब एक बात आपने बार बार देखी है, वह देश कौन सा 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 है, बार बार ये रिपीट हुआ है, वह देश कौन सा है। तो इसके अंदर आपको क्लियरली पता चल जाएगा उसका उत्तर क्या होगा, भारत।
ठीक है, इंडिया। वो देश कौन सा है? इंडिया। और ये सारी विशेषताएं बताइए भारत देश की, जैसे एक एक लाइन में कि प्रकृति की छत्र छाया है, स्वर्ग जैसा है, जिसके चरण समुद्र दोहरा है, जिसका मुकुट हिमालय है, नदियां अमृत की धारा बहती है, जिसके फल बड़े रसीले हैं, जिसके सुगंध वाले फूल प्यारे हैं, जहां मैदान है, पर्वत है, वन है, जहां आनंदमय वातावरण है, जहां अनंत धन से धरती भरी पड़ी है। ये पहचान है किसकी? भारत देश की। अब अपन बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। भारत का मुकुट किसे कहा गया है? तो आप उत्तर क्या दोगे? भारत का मुकुट है आपके हिमालय। बिल्कुल राइट बात है, भारत का मुकुट हो गया हिमालय। कवि ने भारतवर्ष की कौन सी विशेषताएं बताई? तो भरी पड़ी है। भारतवर्ष की बहुत सारी विशेषताएं बताई कि वो प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, भारत की धरती पर अनंत धन भरे पड़े हैं, यहाँ पर जो है रसीले कंद मूल है, यहाँ पर रसीले फल है, यहाँ पर सुगंधित पुष्प है। उसके बाद सिंचा हुआ सलोना, सिंचा हुआ सलोना से मतलब है नदियों की अमृत धारा से इस देश को सिंचा हुआ है। नेक्स्ट, भारत देश को संसार का शिरोमणि क्यों कहा गया है? क्योंकि यहां पर दुनिया भर की क्या है? खनिज संपदा है एक तो, इसलिए इसको शिरोमणि बोला है। और दूसरा क्या है? यहां पर प्राकृतिक सौंदर्य है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? शिरोमणि बोला गया है। यानी कि सबसे, शिरोमणि का अर्थ होता है सबसे ऊपर इसका स्थान माना जाता है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पद्यांश, मेरी भूमि तो है पुण्य भूमि व भारती, 100 नक्षत्र लोग करे आके आप आरती, नित्य नए अंकुर असंख्य वहां फूटते, फूल झड़ते फल पत्ते टूटते, सुसरिता ने वहीं समाई है सहेलियां, लाखों अटखेलियां करोड़ों रंगरेलियां, नंदन विलासी सुर वृंद बहु वेशों में करते हैं विहार, हिमाचल प्रदेशों में सुलभ यहां जो स्वाद उनका मैं तो क्या है, दुख जो ना हो तो फिर सुख सत्व क्या है, दुर्लभ जो होता है उसी को हम लेते हैं, जो भी मूल्य देना पड़ता है वही देते हैं, हम परिवर्तनमान नित्य नए हैं तभी भी उठेंगे कभी एक स्थिति में सभी, रहता पर पूर्ण हमारा रंगमंच भी, रुकता नहीं है लोक नाट्य कभी रंच भी। तो ये भी लगभग पढ़ने से आपको पता चल जाता है कि मातृभूमि का वर्णन किया गया है। किस मातृभूमि का? हमारी मातृभूमि कौन सी है? भारत माता। इसके बारे में वर्णन किया गया है। इसकी क्या बताई गई है? विशेषता। ये पढ़ने से क्लियरली पता चल जाता है। जब आप आगे बढ़ोगे तो पहला प्रश्न है कि कवि ने पुण्य भूमि किसे और क्यों कहा है? तो पुण्य भूमि किसको कहा है? भारत भूमि को पुण्य भूमि कहा है, क्योंकि यहां पर सैकड़ों नक्षत्र आरती उतारते हैं, नित्य जनजीवन के अंकुर फूटते हैं। हिमाचल प्रदेश की क्या, यद्यपि 6 क्वेश्चन आते हैं लेकिन ये शॉर्टली दिए हुए हैं पद्यांश और गद्यांश। यद्यपि आपके बोर्ड एग्जाम गद्यांश तीनों थे, उसके अंदर 6 क्वेश्चन पूछे गए। यहां जो है शॉर्टली 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अंदर से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इसको समझाने के लिए आपको एक फॉर्मेट के तौर पर, केवल एक प्रारूप के तौर पर शॉर्टली पेश किया गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की क्या विशेषता है? कि नंदन वन में विहार करने वाले देवता अनेक वेशों में आकर हिमाचल प्रदेश में विहार करते हैं। इस देश की विशेषता है कि यहाँ देव लोगों की, इसलिए हिमाचल प्रदेश को आपको पता है देव भूमि के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ देवता क्या करते हैं? विचरण, देवता रमण करते हैं, भगवान शिव वगैरह, इसलिए इसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है। किसको? हिमाचल प्रदेश को। दुख जो ना हो तो फिर सुख में सत्व क्या? यानी कि जीवन में सुख और दुख, इसका तीसरे का उत्तर बड़ा इंटरेस्टेड है कि जीवन में दोनों आने जरूरी है। दुख भी आना चाहिए, सुख भी आना चाहिए, रात भी आनी चाहिए और दिन भी आना चाहिए, अंधकार भी आना चाहिए, प्रकाश भी आना चाहिए। क्योंकि यदि दुख नहीं आए तो सुख का आनंद क्या होगा? क्योंकि रोजाना सुख ही सुख हो तो आप सुख का मैं तो नहीं समझोगे, और दुख के बाद यदि सुख आए तो उसका आनंद ही अलग है। यहां पर बताया सुख का आनंद दुख सहने के पश्चात ही पता चलता है। फिर पृथ्वीवासियों को नित्य नए क्यों कहा गया है? क्योंकि जो सृष्टि का नियम है ना, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, इसलिए इसको कहा गया है कि नित्य नए। नित्य नए यानी हमेशा नए, यानी प्रकृति सदा एक सी नहीं रहती, परिवर्तन होते रहते हैं प्रकृति में, इसलिए पृथ्वीवासियों को नित्य नए कहा गया है। अब अपना जो अंतिम बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड की दृष्टि से गजब का इंपॉर्टेंट है, अपठित पद्यांश। ये जो अपठित पद्यांश है आपके कई बार बोर्ड के अंदर आया हुआ है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा। क्या है? यह अवसर है स्वर्णिम सुयुग है, खो न इसे नादानी में, नादानी यानी मूर्खता में, नासमझी में,
यह अवसर है मतलब मौका है। स्वर्णिम यानी सुनहरा, गोल्डन। सुयुग यानी टाइम। इसको किसमें नहीं गंवाना है? कवि ने क्या बोला है? रंगरेलियों में, छेड़छाड़ में, मस्ती में और मनमानी में, यह मना किया है। तरुण, हे युवा। तरुण का मतलब क्या होता है? हे युवा। विश्व की बागडोर ले तू अपने कठोर कर। कर या मतलब होता है हाथ। वो कह रहा है अपने हाथों में विश्व की बागडोर ले, यानी सत्ता अपने हाथ में ले ले। तरुण का मतलब क्या होता है? किसको बोला है? युवा को तरुण बोला जाता है, युवा को। यंग लोग जो होते हैं, तरुण का मतलब होता है युवा। और उसके बाद क्या लिखा है आपके? कर। कर का मतलब क्या होता है? हाथ। उसके बाद आपके स्वर्णिम यानी सुनहरा, क्योंकि इन शब्दों के अर्थ के बिना आपका होना बड़ा क्या है? मुश्किल। उसके बाद सुयुग। सुयुग का मतलब होता है अच्छा समय। उसके बाद क्या है? नादानी। नादानी का मतलब होता है नासमझी। यदि समझ नहीं होगी तो आप सही सदुपयोग नहीं कर पाओगे। स्थापित कर रहे मानवती बर्बर नर्संस के उर में। उर का मतलब क्या है? हृदय। उर का शाब्दिक अर्थ होता है हृदय। फिर आगे क्या कह रहे हैं? दंभी को कर ध्वस्त धरा पर। धरा का मतलब होता है धरती। फिर क्या है? दंभी। दंभी का मतलब होता है घमंडी या अहंकारी। करुणा शांति स्नेह सुख भर दे बाहर में अपने घर में। यौवन की ज्वाला वाले दे अबेदान पद दलितों को, यानी कि जो छोटे लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनको तेरे चरण शरण में आहत जग आश्वासन श्वास गे। चरण ये का मतलब होता है पैर। अब आप देखिए इसके अंदर स्वाभाविक सी बात है कि ये जो कवि ने सारा उपदेश दिया है वो किसको बोला है? आपके युवा को। किसके ऊपर उपदेश है? संदेश किसको है? युवा को। युवा लोगों को यह संदेश है कि भाई सारी बागडोर तुम्हारे हाथों में। यदि ये गोल्डन टाइम निकाल दिया किसमें? बदमाशियों में, नासमझी में, रंगरेलियों में, छेड़छाड़ में, तो ये समय वापस लौटकर नहीं आएगा। पहला प्रश्न, यह अवसर है, स्वर्णिम सुयुग है। कवि ने किस अवसर को स्वर्णिम सुयुग कहा है? किसको? जवानी को, तरुणाई को। किसको बोला है? युवा अवस्था को। आप देखिए युवा अवस्था वाला जो टाइम है उसको क्या बोला है? स्वर्णिम सुयुग बोला है। विश्व की बागडोर किसके हाथों में शोभा पाती है? तो युवाओं के हाथों में। उत्तर क्या होगा? विश्व की बागडोर किसके हाथों में शोभा? युवाओं के हाथों में। बस इतना सा उत्तर देना है आपको। नेक्स्ट क्या है? बाहर में अपने घर में क्या भरने के लिए कहा गया है? बाहर में अपने घर में, अंदर बाहर जहां भी है, कवि ने करुणा, दूसरा क्या बोला है? शांति, फिर क्या बोला है? सुख, और उसके बाद बोला है प्रेम। मतलब चाहे घर की बात हो, अंदर और बाहर, ये पहले का आंसर हो गया, ये दूसरे का आंसर हो गया, और ये तीसरे का आंसर हो गया। ये आपको आराम से इसके अंदर मिल जाते हैं उत्तर। ठीक है। फिर आगे चौथा प्रश्न है कि दे अबेदान पद दलितों को। पद दलितों को मतलब जिनको दलित समझते हैं, जिनको निम्न समझते हैं, का आशय स्पष्ट करो। मतलब दलितों को जो है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उसको जो विकट परिस्थितियां हैं, मतलब इसका उत्तर आपको ऐसा लिखना है कि वंचित, दलित आदि का, ये चौथे का उत्तर लिख रहा हूं मैं आपको, सहयोग, मदद का आह्वान किया गया है। कवि ने किसका आह्वान किया है? कि जो पद दलित है उनकी मदद करनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार आपके ये जो 12 नंबर का एक भारी भरकम पैटर्न है, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। तो हमने आपके सामने 3 गद्यांश सोल्व किए और 3 पद्यांश सोल्व किए। आपने ध्यानपूर्वक यदि पढ़ा हो तो दोनों ही, चाहे गद्यांश की बात रही हो और चाहे पद्यांश की बात रही हो, दोनों में कठिनाई वाली कोई बात नहीं थी। बड़े इजी वे में आप इनका प्रश्नों का उत्तर हल कर सकते हो। लेकिन उसके लिए एक नियम आपको अपनाना पड़ेगा। मैंने शुरू में भी बताया, अभी बता रहा हूं, तब आपके 12 नंबर बोर्ड के पक्के हैं। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं
तो जो मैंने आपके सामने इन गद्यांशों को पढ़कर इन प्रश्नों का हल किया है, उसी ढंग से बड़ी आसानी से इजी वे में आप भी इनको हल कर सकते हो। शर्त इतनी सी है कि आप गद्यांश हो चाहे काव्यांश हो, चाहे अपठित गद्यांश हो चाहे अपठित काव्यांश हो, उसको ध्यानपूर्वक 2-2 बार पढ़ना चाहिए, एक बार नहीं 2 बार। फिर उनके प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना और उसके बाद एक एक करके आपके उत्तर देना। तो 80 में से 12 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। यद्यपि ये कुछ बच्चों को हार्ड लगता है क्योंकि बड़े मार्किंग का है, बड़े नंबरों का है, लेकिन यदि आप इसको इजी वे में लें तो आपके 80 में से 12 नंबर एक चैप्टर के बड़ी आसानी से पूरे हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ध्यानपूर्वक इसका जो अध्ययन करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा और सही समझ करके इसका उत्तर देना पड़ेगा, तो गलत होने का चांस नहीं है। यदि जल्दबाजी में आप उत्तर देते हो तो अवश्य गलत हो जाता है। यद्यपि आपने ज्यादातर प्रश्न देखे, मैंने आपको नियम बताए थे कि क्वेश्चन दोनों टाइप के आएंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसका उत्तर प्रत्यक्ष भी मिलेगा और अप्रत्यक्ष भी मिलेगा, लेकिन ज्यादातर प्रश्न प्रत्यक्ष डायरेक्टली ही आते हैं। बहुत कम क्वेश्चन, कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे विलोम शब्द आ जाता है, पर्यायवाची शब्द आ जाता है, प्रत्यय आ जाता है, उपसर्ग आ जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या क्या आ सकता है, देखो, एक तो उपसर्ग आ जाता है, इसके अंदर एक प्रत्यय आने की संभावना रहती है। एक आपके इसके अंदर ज्यादातर क्या आ जाता है, अलंकार। एक आ जाता है आपके इसके अंदर क्या, आपके संधि। एक आ जाता है आपके इसके अंदर क्या, समास। ज्यादातर ये, उसके अलावा आ जाता है आपके विलोम शब्द। क्या आ जाता है, विलोम शब्द भी आ जाता है। उसके अलावा आ जाता है आपके पर्यायवाची शब्द। बस ये ग्रामर के यदि आएंगे तो इनके अलावा कुछ नहीं आना है। और या फिर लास्ट आ जाए तो क्या आ सकते हैं, मुहावरे। बस ये बात ध्यान में रखनी है कि यदि ग्रामेटिकल आएगा तो उपसर्ग 1, प्रत्यय 2, अलंकार 3, संधि 4, समास 5, विलोम शब्द 6, उसके बाद पर्यायवाची 7 और मुहावरे 8। एक आध कोई ग्रामेटिकल क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यही ग्रामर आएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगी। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य आप शेयर करें, इसको लाइक करें, और जो भावना बाल विद्या मंदिर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है बोर्ड के पैटर्न के अनुसार जो चैप्टर है उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके। और जल्दी ही हम किसी और नए ग्रामर के चैप्टर के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक आशा करते हैं कि आपके अंग्रेजी का जो पेपर है उसके लिए आपको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे जो इंग्लिश का पेपर है वो बेहतर ढंग से हो, और उसके बाद जल्दी ही हम किसी और अन्य व्याकरण के किसी अच्छे चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।